हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस एक्सपेंड्स टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस is the integration of information and communication technology in all the processes with the aim of enhancing government ability to address the needs of the general public। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको हर एक प्रोसेस में यूज करना है ना, गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जिससे गवर्नमेंट का जो रीच है, गवर्नमेंट की जो पहुंच है वो जनरल पब्लिक तक हो पाए और साथ में ही जो जनरल पब्लिक की नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्या कर पाए, इजीली टैकल कर पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक और बेनिफिट मिलेगा, इससे गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल, दैट इज गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ई गवर्नेंस का एक और बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, है ना, जितने भी हम लोग किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में जाके अपने काम करवाते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को सिंपल करना है। और बेसिकली इसमें चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स हो या बिजनेसमैन हो, ठीक है, और हर एक लेवल पे करना है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। मीन्स गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के वर्क को, गवर्नमेंट के फंक्शन को सिंपल बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। In short, it is the use of electronic means to promote good governance। ठीक है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के मेन ऑब्जेक्टिव तो है ना, और ताकि और दूसरा गवर्नमेंट की जो पहुंच है वो आम लोगों तक पहुंच सके, है ना। गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी प्रोग्राम है, पॉलिसी हैं, वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरल पब्लिक तक पहुंच सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का। और साथ में इससे जो हमारी गवर्नमेंट के जो भी प्रोसेस हैं, फंक्शन है, वो एक तो सिंपल हो जाएंगे, गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इससे? सबसे बड़ा बेनिफिट तो होगा ई गवर्नेंस से करप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, है ना। जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, है ना, सब तरह का जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे करप्शन को रोकने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, कन्वीनियंस जो लोगों को होती है ना, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं डिफरेंट तरह के वर्क के लिए, अगर वो घर बैठे ही हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उससे लोगों की जो कन्वीनियंस है वो इंक्रीज होगी। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, इसमें गवर्नमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट जो है किसी भी प्रोसेस की, उसमें रिडक्शन होगा और गवर्नमेंट की रीच जो है वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो थ्रू ई गवर्नेंस द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज द coverage the quality of information and services provided to the general public by the use of ICT in the easy, economical and efficient manner। तो जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी और उसका कवरेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम ई गवर्नेंस में देखें कि किस तरह का इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट का, है ना, तो बेसिकली 4 तरह का इंटरेक्शन होता है। पहला इसमें G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। तो व्हेन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इज विद इन पेरिफेरी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, इट इज टर्म्ड एज G2G इंटरेक्शन। मतलब गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज।
This can be both horizontal, that is among various government entities, and vertical, that is between national, state and local government. ना तो अभी हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है 3 लेवल पे वर्क करती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट जो है। तो उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सेकेंड है G2C, means government to citizen. The interaction amidst the government and the general public is G2C interaction. Here, an interface is set up between government and citizen, which enables citizen to get access to wide variety of public services. है ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो पब्लिक सर्विसेज यूज करी हैं, तो सिटीजन्स जो हैं वो उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट से सिटीजन्स की तरफ हो रहा है। Now G2B, government to business. In this case, the e-governance helps the business class to interact with the government seamlessly. तीसरा है G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें जनरली जो लोग बिजनेस करते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बीच में क्या होगा, बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, पेपर वर्क को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिससे टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट है ना, वो भी सेव होगी और बिजनेस के अंदर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। The government of any country is the biggest employer, and so it is also deals with the employee on a regular basis as other employee do, है ना। जैसे गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉयज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट का उन एम्प्लॉयज के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, तो इसको बोला गया G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ICT helps in making the interaction between government and employees fast and efficient, along with raising their level of satisfaction by providing prerequisite and add-on benefits. तो इससे जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, वो अपने एम्प्लॉय तक एफिशिएंट वे में और फास्ट वे में पहुंच सकते हैं। फिर ई गवर्नेंस में बेसिकली हम लोग जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो ई गवर्नेंस के थ्रू ही लिए गए हैं, है ना। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे पहला है माई जीओवी, है ना। माई जीओवी मतलब माई गवर्नमेंट। तो आप माई गवर्नमेंट की साइट पे जाके क्लिक भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लिंक है, ठीक है, टुवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर शुरू किया है, जिसमें आप जो है अपने सर्टिफिकेट वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क ORF, इसमें बेसिकली हॉस्पिटल्स के लिए ये फैसिलिटी शुरू की गई है कि पेशेंट जो है घर बैठे ही OPD अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और देख सकते हैं कौन सा डॉक्टर जो है किस दिन अवेलेबल है ना, स्लॉट्स कौन कौन से अवेलेबल है, तो वहां पे जाके वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है अपना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जा सकता है। National Scholarship Portal, it provides a centralized platform for application and disbursement of scholarship to student under any scholarship scheme. ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स को, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप मिलनी होती है, वो उनको इजीली स्कॉलरशिप का काम उनका हो सके। फिर एक टूल है ऑनलाइन टूल दर्पण। It is an online tool that can use to monitor and analysis the implementation of critical and high priority projects of the state. स्टेट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको इस दर्पण ऑनलाइन टूल के माध्यम से इजीली मॉनिटर किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है उनकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। फिर हमारा प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट हैज बीन एम्ड एट स्टार्टिंग अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. It is also a robust system for bringing e-transparency and e-accountability with real-time presence and exchange among the key stakeholders. मतलब किसी भी पॉलिसी का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कीम चलाई गई है और ये 2015 में लॉन्च हुई थी। देन कॉमन सर्विसेज सेंटर्स,
It is being implemented to develop and provide support to the use of information technology in rural area of the country. ठीक है, तो बेसिकली इसको जो है रूरल एरिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज के लिए चलाया गया. The CSCs are information and communication technology enabled KISSOC with broadband connectivity to provide various government, private and social service at the doorstep of the citizen. तो बेसिकली इसमें जो है गांवों को जोड़ा गया है ना, और ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया गया है और घर घर जाके सिटीजन तक है ना वो सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो पहुंच सके. मोबाइल सेवा, इट प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट सर्विस टू द पीपल थ्रू मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट. फिर एक जीवन प्रमाण है जो हमारे सीनियर सिटीजन है जिनको पेंशन मिलती है, तो उनका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू किया है. द सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी टू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द पेंशनर बीइंग प्रेजेंट इन पर्सन बिफोर हिज पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी. तो इसमें बेसिकली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये पता लगा लिया जाता है कि जो पेंशन मिल रही है वो पर्टिकुलर लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ना. फिर नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अंडर दिस प्रोजेक्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग collaboration, location based analytic and decision support system for departments has been developed. ऐसे ही फिर आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसके अंदर 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं. फिर आपका एक ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है जिसके अंदर 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं. ठीक है, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं जो जनरल पब्लिक के लिए है और गवर्नमेंट की जो रीच है वो जनरल पब्लिक तक पहुंच सके. ठीक है, और अगर इसमें हम देखें तो ई गवर्नेंस जो है धीरे धीरे अब इंडिया में मोमेंटम ले रहा है ना. ई गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है. लोगों को डिजिटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है और सभी लोगों के पास जो है इंटरनेट की सुविधा हो वो बहुत जरूरी है. ठीक है, द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस मेजर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट. अभी जो ई गवर्नेंस है और डिजिटल इनिशिएटिव है ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो आपकी हाई स्पीड होगी, है ना. तो जैसे अभी हमारे इंडिया के अंदर अब ये बातें चलने लगी है कि हो सकता है 2021 में जो है 5G टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उससे क्या होगा, ई गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी. फिर इसमें हम 3 टर्म और पढ़ते हैं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? where any security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है ना. तो जनरली हम उसको ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो हम उसमें कोई ऐसा सिस्टम लगा दें जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाए. कोई भी उसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर लगा दें, पासवर्ड लगा दें या और कुछ लगा दें, है ना. और उसके लिए टाइम हम जो है निर्धारित कर दें. टाइम मतलब जैसे हमने उसमें कोई पासवर्ड लगा दिया और वो पासवर्ड तब तक वैलिड रहेगा तब तक कि वो दूसरे पर्सन के पास जाके एक बार ओपन नहीं हो जाता. उसके बाद वो जो है जो आपका रिकॉर्ड है ना, वो ओपन हो जाएगा और उसको दूसरा पर्सन देख लेगा. तो बीच में जो ट्रांसफर है वहां पे वो जैसे हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है या आपके रिकॉर्ड्स जो है किसी और के पास पहुंच जाते हैं तो उसका मिसयूज नहीं होगा. ठीक. सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, अब जैसे हम किसी पेपर पे सिग्नेचर करते हैं, है ना, कुछ लिखा हुआ है मैटर और उस पर हम सिग्नेचर करते हैं तो वो पेपर क्या हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है. वैसे ही अब जो है अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजना है तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे इंक्रीज होगी, तो उसमें कंसेप्ट आया डिजिटल सिग्नेचर का. If by application of a security procedure agreed by the parties concerned, it can be verified that the digital signature at the time it was affixed. तो आज की डेट में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, है ना, तो वो डिजिटली साइंड होते हैं. ठीक है. एंड डिजिटल सिग्नेचर्स आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच सब्सक्राइबर, मतलब जिसने भी सिग्नेचर किया उस सिग्नेचर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ से जनरेट हुआ है. Created in a manner or using a means under the exclusive control of the subscriber
and is linked to the electronic record to which it relates in such a manner that if the electronic record was altered or the digital signature would be invalidated. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ इस तरीके से लगाए जाते हैं कि अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, है ना, कुछ चेंज करने की कोशिश की जाएगी, ऑल्टर करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो इनवैलिडेट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ओपन नहीं होगा. ठीक, then such digital signature shall be deemed to be a secure digital signature. तो ऐसे सिग्नेचर को हम क्या कहेंगे, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर बोलेंगे. उसके बाद है हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट्स. जैसे हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, जैसे आपका ड्राइवर लाइसेंस है, पासपोर्ट है, हार्ड कॉपी आपके पास है, अब उनको हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली ऑनलाइन भी रख सकते हैं, है ना. तो उन सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है कि उनको हम डिजिटली फॉर्म में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट और मेंबरशिप कार्ड. सर्टिफिकेट सर्व एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ सर्टेन पर्पस. और ये सर्टिफिकेट बेसिकली कहाँ काम आते हैं, जहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है. ठीक है. Likewise, a digital certificate can be presented electronically to prove one's identity, to access information or services on the internet, or to sign certain documents digitally. है ना, आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, या हमें कुछ डिजिटली साइन करने हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर, तो वहां पे ये हमारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो काम आते हैं. The certifying authority are authorized to issue a digital signature certificate with a validity of 1 or 2 years. जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती हैं और इनकी वैलिडिटी जो होती है लगभग 1 से 2 साल के बीच में होती है.